सिंधिया के दौरे पर सियासत, ग्वालियर में रोड शो पर सवाल, कांग्रेस ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण, बीजेपी बोली कांग्रेस की सोच ही अपूर्ण। ग्वालियर में केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के दौरे को लेकर उत्साह चरम पर है। 22 सितंबर को वो मुरैना बॉर्डर से ग्वालियर में रोड शो के साथ एंट्री लेंगे। इस रोड शो को सिंधिया का शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है, क्योंकि सिंधिया समर्थक ज्यादातर मंत्री शहर में आ चुके हैं। पूरा शहर सिंधिया के बैनर, पोस्टर और कटआउट से भरा पड़ा है, लेकिन सिंधिया का ये स्वागत कांग्रेस को पसंद नहीं आ रहा है। हमें तो आपत्ति इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी के मापदंड हमेशा दोहरे रहते हैं। आपको रैली निकालना है, आपको जुलूस निकालना है, आपका महिमा मंडन करना है, तो उस बात के लिए परमिशन मिल जाती है। धार्मिक कार्यक्रमों के लिए कोई परमिशन नहीं। सिंधिया के रोड शो और बीजेपी में उनके सम्मान को लेकर सवाल खड़े करने वाली कांग्रेस पर सिंधिया समर्थक ने भी पलटवार किया है। यही नहीं, बीजेपी ने भी सज्जन वर्मा को खूब खरी खोटी सुनाई है। कांग्रेस एक तो ख्याली पुलाव बनाने का काम करती है। कांग्रेस की जमीन, कांग्रेस का आधार समाप्त हो चुका है, इसलिए केवल विरोध की राजनीति करना कांग्रेस का काम रह गया है। सज्जन वर्मा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। बस खराबी उनमें यही है कि वो शेख चिल्ली के सपने देखते रहते हैं, और सपने देखना अच्छी चीज है। यही सपने उन्होंने पहले देख लिए होते। दुख इस बात का है कि उन्हें अच्छे सपने नहीं आते, बुरे सपने ज्यादा आते हैं। सिंधिया नीरावली चौराहे से शहर की सीमा में प्रवेश करेंगे। शहर में जगह जगह उनके भव्य स्वागत का इंतजाम किया गया है। सिंधिया का दौरा इस बार इसलिए भी खास है क्योंकि केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार वो यहां आ रहे हैं, और तो और उनके आने से पहले यहां दिग्विजय सिंह के पुत्र जयवर्धन सिंह भी सक्रिय दिखे हैं। पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह कांग्रेस के प्रदर्शन में शामिल हुए, तो वहीं बाढ़ प्रभावितों के बीच भी वो गए। यानी महाराज के लिए कांग्रेस ने भी युवराज तैयार करना शुरू कर दिया है। तो क्या सिंधिया के रोड शो पर कांग्रेस के सवाल को इन सब से जोड़कर देखा जा सकता है? क्या जयवर्धन की मौजूदगी से ग्वालियर चंबल में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है? वैसे इससे सिंधिया को कितना फर्क पड़ेगा, इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है सिंधिया पर कांग्रेसी तीर। तो बड़ा सवाल कि सिंधिया जी का दौरा, बीजेपी की परंपरा, बीजेपी के बारे में ये भी कहा जाता है पोस्टर बैनर्स को लेकर बड़े कॉन्ट्रडिक्शंस रहे हैं। प्रभात झा जब प्रदेश अध्यक्ष थे, नरेंद्र सिंह तोमर जी रहे, और बार बार ये भी बात उठती है कि पोस्टर बैनर्स नहीं होने चाहिए, लेकिन अपवाद हर जगह हैं। सिंधिया जी केंद्रीय मंत्री बनने के बाद आ रहे हैं, और अब उनके साथ जो उनके अभिन्न साथी रहे हैं, जो पूर्ववर्ती पार्टी यानी कांग्रेस से बीजेपी में उनके साथ हैं, उनके उत्साह पर प्रश्न उठाना मुझे लगता है उचित नहीं है। लेकिन कांग्रेस ने घेराबंदी की तैयारी की है, और कांग्रेस का मानना है कि सिंधिया जी पर बराबर मैन टू मैन मार्किंग की तरह निगाह रखना आवश्यक है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान सीएम मध्य प्रदेश और ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनकी डबल टीम 2023 के इलेक्शन में जब कैंपेन करने मैदान पर उतरेगी, दोनों अपने मिजाज के, अपने शैली के राजनेता हैं, और दोनों का अंदाज जनता को बहुत भाता है। चाहे सिंधिया जी का ख़ास तरीके से मिमिक्री करते हुए झुककर किसी पॉप सिंगर की तरह माइक्रोफोन उधर कर देना, बोलो है कि नहीं, और शिवराज जी का तो अंदाज है ही बिल्कुल खाटी, एकदम जुड़ जाना जनता से। तो कांग्रेस की भिड़ंत शिवराज जी के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी लगभग उसी इंटेंसिटी के साथ है। लेकिन बीजेपी भी सिंधिया जी के इस दौरे को देख रही है और समझने की भी कोशिश कर रही है कि बीजेपी की रीति नीति कितनी आगे बढ़ती है इसके साथ। ठीक है, एक बार जोश है, दो बार जोश है, लेकिन बारंबार जोश है तो फिर बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो बताने से नहीं चूकती है कि क्षमा कीजिएगा, ये हमारी रीति नीति का हिस्सा नहीं है। लेकिन क्या करेगी बीजेपी ऐसा, यह सब समीक्षा विश्लेषण का विषय। जो मेहमान है उनसे मिल लीजिए। मेरे साथ हैं भोपाल स्टूडियो में डॉक्टर हितेश वाजपेयी, नेशनल स्तर पर पैनलिस्ट, प्रवक्ता मध्य प्रदेश,
और नागरिक आपूर्ति निगम के पूर्व चेयरमैन जेपी धनोपिया साहब हैं, वरिष्ठ कांग्रेस के राजनेता, खाटी राजनेता, और श्रम आयोग से उनकी संबद्धता तमाम चुनौतियों के बीच में निरंतर बनी हुई है, क्योंकि न्यायालयीन प्रणाली जो है वो उनके साथ है। थोड़ा मुस्कुराएं तो मुझे अच्छा लगेगा। पिछड़ा वर्ग आयोग से मैं क्षमा चाहूंगा, आपकी मुस्कुराहट, आपका गांभीर्य देख के मैं थोड़ा विचलित हुआ था, इसलिए जी 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 बिल्कुल ठीक है। श्रम करना है 2 साल, इसलिए उन्होंने जी 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 हाँ बिल्कुल सही है सर। आपको कुछ लोग जैसे इस खाकसार को भी शामिल कर लीजिए उसमें, और डॉक्टर वाजपेयी भी अभिन्न नहीं है, वो भी ये कहते हैं कि बिना परिश्रम के कुछ प्राप्त नहीं होता है, तो अच्छी बात है। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा है, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूँ, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक। डॉक्टर सत्यप्रकाश, पहली टिप्पणी आपकी। ऐसा अभिन्न स्वागत, मैं देख रहा था कि चारों तरफ पोस्टर, बैनर, सड़क के दोनों किनारों पर अंतहीन श्रृंखला, अद्भुत स्वागत की तैयारी। तो एक अद्भुत शो हम देखने जा रहे हैं ग्वालियर में सिंधिया जी का, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल शरद जी। मार्च 2020 जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से क्विट करके भाजपा में जाते हैं जी, मेरे ख्याल से जब से ही सिंधिया जी की हाइट एकदम भाजपा में बढ़ती चली गई जी, और इसकी पराकाष्ठा जब हो गई जब उनको यूनियन मिनिस्टर 7 जुलाई को बना दिया गया। लेकिन 7 जुलाई को मिनिस्टर बनने के बाद ठीक 2.5 महीने बाद वो ग्वालियर में आ रहे हैं। इस बीच में आपने देखा होगा पूरे देश में उनका जो पॉलिटिकल एलिवेशन हुआ है वो शायद किसी से छुपा नहीं है। लेकिन कहावत है कि जंगल में नाचा मोर किसने देखा। चूंकि जहां के वो रहने वाले हैं, ग्वालियर से हैं, तो ग्वालियर चंबल रीजन में अगर मोर नहीं नाचा तो फिर क्या मतलब है। तो कल से उनका जो टूर शुरू हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं इस चीज को देखने को आपको मिलेगी। अब रही सही बात कि ग्वालियर ही इतना फोकस क्यों किया जा रहा है। हाँ, एक बात बड़ी है कि बड़ी लंबी फहरिस्त है जो लीडर्स की है, जो उनके फॉलोअर्स हैं, कांग्रेस से मूव करते हुए भाजपा में आए हैं, उनका उत्साह भी है और वो एक इस चक्कर में भी है कि कौन कितनी ताकत से सिंधिया का स्वागत करना चाहता है। लेकिन मैं एक आपको बहुत अच्छी बात बताना चाह रहा हूँ जी, कि आप देखिए सिंधिया परिवार का पहला कोई सदस्य 2019, एक को छोड़ दें, अगर मैं वसुंधरा राजे को छोड़ दूं, 1984 में जो भिंड से, जब बीजेपी बहुत नई पार्टी थी, 80 में जन्म हुआ, 84 में चुनाव हुआ, उसमें किशन सिंह देव से हारी। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया इतनी बड़ी नेशनल पार्टी से गुना में अगर चुनाव हारते हैं तो वो कसक उनकी पूरे देश में नहीं बल्कि ग्वालियर चंबल संभाग में होगी। तो उनका प्रयास है कि मैं पूरी ताकत और उनके फॉलोअर्स का कि ग्वालियर चंबल संभाग का जो वोटर उनसे जो नाराज हुआ 2019 में कहीं ना कहीं इस मार्फत आ जाए। अब आपको मैं एक चीज और कहूं कि उनको एविएशन मिनिस्ट्री जो मिली है उसके मार्फत वो देश में बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। लेकिन एक चीज जरूर है कि मिनिस्ट्री कुछ ऐसी है जो मास पॉपुलेशन को अट्रैक्ट नहीं कर सकती, अतः उनको इस प्रकार के एक्शन तो लेने ही पड़ेंगे। और लेकिन एक चीज यहाँ ग्वालियर में देखने बीजेपी में क्या प्रतिक्रिया है ग्वालियर में? अंदर खाने की कुछ खबरें हो तो बताइएगा। जितना की जी, वो बस वही मैं बता रहा हूं कि एक प्रयास दिख रहा है कि जितना इनके फॉलोअर्स का यहाँ इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है उतना कांग्रेस पुरानी बीजेपी का नहीं दिख रहा है। कल हालांकि रात को नरेंद्र सिंह तोमर भी आ रहे हैं ग्वालियर में, कुछ उनके भी कार्यक्रम है, लेकिन जो पहले बीजेपी का कोई ऐसे नरेंद्र सिंह तोमर ग्वालियर आते थे मंत्री बनने के बाद, तो जो बीजेपी पुरानी पोस्टर्स में, बैनर्स में या लोगों में उत्साह में दिखती थी वो शायद यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की बीजेपी और एक पुरानी बीजेपी साफ साफ यहाँ के प्रदर्शन में देखी जा सकती है। बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी तस्वीर प्रस्तुत की है। धनोपिया जी की एक टिप्पणी लेकर आप दोनों की विश्लेषण पर डॉक्टर हितेश वाजपेयी की राय लूंगा। जी धनोपिया साहब बताएं। निश्चित रूप से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का ग्वालियर अपना गृह नगर है और 2.5 महीने बाद मंत्री बनने के बाद आ रहे हैं, तो लोगों का स्वागत और जोश की बात एक परंपरा हो सकती है, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जैसा कि अभी आदरणीय संजय वर्मा जी कह रहे थे, वही सरकार जो अनुमतियां देती है वो पहचान कर देती है, उसमें भेदभाव जो करती है उसको लेकर उन्होंने बात कही थी। वही आपत्ति मेरी, भाई खूब स्वागत करिए, सत्कार करिए, लेकिन नियम कायदे कानून सबके एक से रखिए। अगर आप किसी को परमिशन दे रहे हैं तो बाकी दूसरे लोगों को भी दीजिए। तीज त्योहार का टाइम आया, आपने अभी पूरे गणेश जी निकले, किसी को कुछ नहीं करने दिया। हमारे कांग्रेस पार्टी की जहां भी कार्यक्रम हुए आप लोगों ने अनुमति नहीं दी। यहाँ तक कि 2 दिन पहले जबलपुर में रघुनाथ शाह शंकर शाह का बड़ा शहीदी कार्यक्रम था, मैं वहां पर गया हुआ था, वहां पर ही हमें अनुमति नहीं दी। तो ये जो मतलब एक दोहरा चल प्रशासन करता है उससे तकलीफ होती है। बाकी अपनी पार्टियां हैं, अपने लोग हैं, करें, किसी को आपत्ति नहीं। डॉक्टर हितेश वाजपेयी।
देखिए, सभी लोगों को नमस्कार। सत्यप्रकाश जी ने बहुत अच्छी व्याख्या करी बहुत सारी चीज़ों की, तो उसमें से मुझे मोर पसंद आया सत्यप्रकाश जी। और हमारे सिरमौर श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और उनके मोरों में से एक मोर उनके कैबिनेट के सदस्य हैं अब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। और जब 49 ऐसे लोग जिनको पहली बार कैबिनेट में मोदी जी के वो आए थे, आपने देखा होगा हमने पिछले कुछ दिनों में एक जनदर्शन जो उनका जनाशीर्वाद था उसके लिए वो लोगों के बीच पहुंचे थे। और ख़ास तौर से जो लोकसभा में बिल पारित हुए थे, 20 बिलों की तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ, उनकी जानकारियों को लेकर इन 49 जो हमारे नए मंत्री थे उन लोगों को जाने का पार्टी का ऐसा कार्यक्रम भी बना था। और तब आपने देखा होगा कि मालवा में भी शरद जी बहुत बड़ी संख्या में उज्जैन, इंदौर और पूरे संभाग में जहाँ जहाँ उनकी यात्रा गई थी, देवास भी गए थे, वो बहुत अच्छी संख्या में उनको लोगों का स्नेह मिला, आशीर्वाद मिला, वो हमने देखा। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि वे लोगों के बीच, जनता के बीच अपनी एक बड़ी छवि रखते हैं, इससे नकारा नहीं जा सकता शरद जी। और फिर बात ग्वालियर की हो तो ग्वालियर तो सत्यप्रकाश जी का है साहब, उन्होंने सत्य पर प्रकाश डाला ही है। तो कोई भी व्यक्ति जब घर आता है तो स्वाभाविक है कि मंत्री बनने के बाद पहली बार घर पहुंच रहे हैं, तो स्थानीय इकाई हमारी है, उनने उनके स्वागत की तैयारी करी है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और जहां तक रीति नीति और अनुशासन की बात है, देखिए साहब, भारतीय जनता पार्टी तो जानी इसीलिए जाती है। और अब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से हमारे सिरमौर श्री नरेंद्र मोदी जी के एक मोहर के रूप में हमारी जो कैबिनेट है उसके एक सदस्य के रूप में वो प्रतिनिधित्व करेंगे ग्वालियर में, और पहली बार आ रहे हैं। तो हम भी खुश हैं, हम भी देखना चाहते हैं कि जब वो ग्वालियर पहुंचते हैं तो क्या लोगों से किस प्रकार बात करते हैं। और ग्वालियर से हम जानते हैं कि उनका एक भावनात्मक संबंध है उस शहर से, और आज का नहीं है साहब, कई सदियों का है। तो उसमें लोगों को भी उत्साह आता है। देखिए साहब, मैं तो ग्वालियर का हूँ नहीं शरद जी, माननीय धनोपिया जी भी नहीं है, आप भी नहीं हैं, लेकिन सत्यप्रकाश जी बहुत अच्छे से ग्वालियर के फ्लेवर को जानते हैं जो सिंधियास के लिए रहा है, तो हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। और वो केमिस्ट्री शायद वहाँ के लोग बहुत अच्छे से समझते हैं, और अटल जी तो समझा ही करते थे बहुत अच्छे से, राजमाता जी ने उसको बहुत अच्छे से समझा, और इसीलिए उनका राजमाता जी से लोक माता का जो सफ़र रहा। लेकिन डॉक्टर वाजपेयी, कुछ प्रश्न जो हैं जो धनुपिया जी ने भी खड़े किए कि कोविड एक तो समय है, तो मंजूरी देते समय, क्योंकि आपने सत्य और प्रकाश दोनों की बात की, तो सत्य का प्रकाश सर्वत्र बना रहे, और जैसा आपने कहा, दावा भी किया कि बीजेपी सत्य के प्रकाश में चलना हमेशा पसंद करती है। तो मैं धनुपिया जी की चिंताओं से पूरी तरह सहमत हूं, और मुझे पूरा विश्वास है कि स्थानीय प्रशासन कोविड के सारे प्रिकॉशंस को ध्यान में रखते हुए गतिविधि करेगा। जैसा कि कमलनाथ जी की जो एक सफल, हम कह सकते हैं, आदिवासी अंचल में अभी यात्रा रही, धनुपिया जी गए नहीं होंगे वहाँ कहीं। और सज्जन वर्मा जी का जहाँ तक सवाल है तो वो दुखी क्यों रहते हैं, आज मैं बता देता हूँ साहब। सज्जन वर्मा जी के पड़ोस में ही एक युवा कांग्रेस नेता हैं, विधायक हैं, हमारे मित्र कुणाल चौधरी जी। तो आप देखेंगे उनके फेसबुक पे जाके देखिएगा, सत्यप्रकाश जी आप भी देखिएगा, तो वो हर बार सज्जन वर्मा जी को चुनौती देते हुए हर संडे को, सैटरडे को युवाओं के साथ निकलते हैं। तो उनको लगता है कि ये मेरे पीछे क्यों नहीं इतनी बड़ी संख्या में लोग चल पाते हैं, तो वो बार बार कोविड की आड़ में छुपना चाहते हैं। हालांकि जैसे कुणाल चौधरी जी अपनी रैलियां, यात्राएं, या और जो अन्य नेता हैं वो सफलता से करते हैं, जीतू पटवारी जी सज्जन वर्मा को चुनौती देते हुए अपनी यात्रा निकालते हैं, तो वो ना केवल सज्जन वर्मा जी को चुनौती देते हैं बल्कि कोविड को भी देते हैं। तो मुझे लगता है हम कोविड के सभी नियमों का पालन करते हुए अपने कार्यक्रमों को संपन्न कराएंगे। धनुपिया जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी बड़े इंपॉर्टेंट लीडर हैं आपके लिए भी, क्योंकि एक रिश्ता है और रिश्ता कभी ख़त्म नहीं होता। वो किसी ब्लैक बोर्ड पर लिखी हुई, मैं बॉलीवुड जैसा डायलॉग बोल रहा हूँ, शायद मैंने कहीं वहीं सुना भी है कि ब्लैक बोर्ड पर लिखी हुई कोई इबारत नहीं है कि जिसको डस्टर से मिटा दीजिए। वो वर्ष जो सिंधिया जी ने कांग्रेस के साथ, आप सभी के साथ बिताए हैं, और राजनीति कोई दुश्मनी का नाम नहीं है, दल बदलते हैं, लेकिन मन में जो भावना है वो रहती है। लेकिन अब वो एक ऐसे प्रतिद्वंदी हैं जिस पर आपको बराबर निगाह भी रखनी है। तो सिंधिया जी के लिए कुछ खास स्ट्रैटेजी रहेगी सर 2023 और उसके पहले? सर जी, आप तो मध्य प्रदेश के सबसे वरिष्ठतम पत्रकारों से एक हैं। वयोवृद्ध नहीं बोला आपने, अच्छा हुआ, नहीं तो मतलब जी समझते हैं सब कुछ संभव है।
जी। जो वर्षों तक यहाँ पाल पोस के पड़ा किया गया वो जाके सामने खड़ा हो सकता है, तो क्या गारंटी नहीं वहां से कहीं और जा सकता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि राजनीति में सब बातों कोई महत्व नहीं रह गया है कि क्या दुश्मनी है क्या दोस्ती। वो राजनीति अपनी करेंगे, हम अपनी राजनीति करेंगे। मध्य प्रदेश की जनता जानती है, ग्वालियर की जनता जानती है। अभी 2 महीने हुए हैं, कितनी बाढ़ आई, कितने वहां पे पुल टूटे, मुरैना सारा पूरा। एक सिंधिया जी कहीं आए तो नहीं, कहीं नहीं आए। अब सब कुछ शांत हो गया, निपट गया, तो 2-2.5 महीने बाद स्वागत कराने के लिए आ रहे हैं। तो जनता सब पहचानती है, और ये स्वागत भी सरकारी स्वागत है हुजूर। आपने खुद ही सुन लिया कि सत्यप्रकाश जी ने कहा था कि जो एक्चुअल खाटी भाजपा है वो इनके साथ में नहीं आ रही है। कहाँ जयवान सिंह पवैया या दूसरे लोग, कहीं कोई सहयोग किसी का नहीं है। इनके जो लोग हैं, इनके बनाए हुए खरीदे हुए सभी दिखाई देंगे आपको सर, अपने काम पे लग गए। तो मैं समझता हूँ कि अब इस बात में बार बार हम एक ही चीज कहेंगे, सिंधिया जी ने ये किया वो किया। गए सिंधिया जी, अब तो भूल गए सिंधिया जी को। भाजपा नेता है सिंधिया जी, और जैसे शिवराज सिंह चौहान है या दत्त मिश्रा है, ऐसी सिंधिया जी हैं। सब अपना अपना डपली अपना अपना राग गाएंगे, हम अपना काम करेंगे, जनता जो आदेश करेगी उसको स्वीकार करेंगे। देखिए ये बात बहुत अच्छी कही धनुप्रिया जी ने कि जब तक कांग्रेस में थे, कांग्रेस के नेताओं में गुट होते हैं, सत्यप्रकाश जी, फलाने जी, ढिकाने जी, और हमारे यहाँ जैसे ही आते हैं तो हमारे यहाँ तो सब लाइन होती है। तो ये बात सच है कि ये पूरी लाइन के हमारे जो सिरमौर हैं मध्य प्रदेश में, मुखिया ध्वजवाहक शिवराज सिंह चौहान जी हैं, और उनके पीछे हम लोग सब चलते हैं। बोल लेने दीजिए, वो फिर मैं आपको पूरा अवसर रहेगा जी। हम लोग सब उनके पीछे चलते हैं। तो बिल्कुल अनुप्रिया जी आपने ठीक कहा है कि हर बड़ा नेता हमारे क्षेत्र में सिंधिया जी जैसे ही व्यक्तित्व को लेकर चलना भी चाहता है और चलता भी है। और जब पार्टी की बात आती है तो एक लाइन में हम लोग मध्य प्रदेश में शिवराज जी के पीछे, और देश में हमारे सिरमौर श्री नरेंद्र मोदी जी के पीछे बिल्कुल। आपको पता है ना हम कैसे खड़े होते हैं साहब, बताऊं तो नहीं? बताइए धनुप्रिया साहब, आप बताएं जी। मेरा कहना है कितने गुट हैं इनके यहाँ पे, सबको पता है। कैलाश विजयवर्गीय क्या कर रहे हैं, नरोत्तम मिश्रा क्या कर रहे हैं, बाकी अभिनंदन सिंह तोमर कल इंदौर काय के लिए गए थे, क्या स्थिति है, वो सारी चीजें शिवराज जी हैं। जो सिंधिया जी कहते थे कि सांप बिच्छू सब एक पेड़ पे इकट्ठे हो गए, और वही सिंधिया जी हैं जो कहते थे शिवराज सिंह चौहान के हाथ खून से रंगे, अब सब एक हो गए। तो राजनीति में कोई बचा क्या? कैरेक्टर कहाँ बचा, चरित्र कहाँ बचा है? वक्त के साथ सब एक हो जाते हैं। और सारी किस पार्टी की बात कर रहे हैं? कांग्रेस की बात कर रहे हो, स्वाभाविक है, प्रवक्ता है कांग्रेस के साथ। भाजपा की बात कर रहा हूँ ना मैं। अच्छा, जी 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 जी। नहीं, मुझे लगा कि आपकी सार्वदेशीय टिप्पणी है, क्योंकि माफ कीजिएगा राजनीतिक दल सभी तरफ शरण समान रूप से है। अगर मैं एक उंगली उठा रहा हूँ तो 4 उंगली मुड़ी हुई है, इसलिए मैं आगे बोलने मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपके जेस्चर को। मैं चलिए, बहुत बड़ी बात कही उन्होंने कि 4 उनकी तरफ है। धन्यवाद। नहीं, ये आपकी तरफ भी है 4 से, नहीं, एक उंगली कहा नहीं है जी। उन्होंने बोला अगर आप भी एक उंगली दिखा रहे हैं या मैं भी दिखा रहा हूँ तो रिमेनिंग मेरी तरफ है। मैं तो सुभाषी से मेरा कांग्रेस को कोई दिक्कत। सत्यप्रकाश जी, मैं आपकी तरफ आता हूँ। क्या आपको लगता है कि ये सिंधिया जी के समर्थकों का कुछ अधिक उत्साह भी है? होना ही चाहिए, होगा ही। लेकिन बीजेपी में जैसा हम बार बार देखते हैं कि बीजेपी में ये परंपरा, ये ट्रेडिशन इस तरह से नहीं है। बीजेपी ये मानती है कि संगठन, ताकत, आप बैठिए, अगर कोई विशुद्ध रूप से अगर बीजेपी के नज़रिए से, माफ़ कीजिएगा मैं कोई अधिकारी व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन बीजेपी के नज़रिए से देखें तो बीजेपी ऐसा सोच सकती है या ऐसा सोचती होगी कि आप आइए, कुछ पुष्प मालाएं पार्टी कार्यालय में आपके गले में पड़ें, और फिर उसके बाद बैठकों का जो क्रम शुरू हो 12 बजे से लेकर तो वो रात 9 बजे तक चले। अलग अलग प्रकोष्ठ के साथ बैठिए, ग्वालियर चंबल के महत्वपूर्ण नेताओं के साथ बैठिए, उनको मंत्र दीजिए, उनसे मंत्र और फीडबैक लीजिए और आगे बढ़िए। सिंधिया जी ने ये सब चीज़ें सीखी भी हैं, सीखने का प्रयास करते वो नज़र आए हैं। लेकिन ये आयोजन अंदर, क्या आपको लगता है कि सिंधिया जी और उनकी टीम आगे जाकर इस शैली को बदल भी सकती है? जी 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 शरद जी, एक चीज़ तो आपने बहुत अच्छी बात की, तो अच्छी बात मुझे कहना चाहिए। आपने भाजपा की हकीकत को बयां किया है, और भाजपा की जो आइडियोलॉजी है, जो उसका वर्किंग स्टाइल है, उस स्टाइल से ही तो पार्टी कहां से कहां पहुंची है। ये पक्की बात है कि कोई भी कितना भी बड़ा लीडर रहा हो, लेकिन जो दौर भाजपा का जो कल्चर है, उसी ने तो संगठन को इतना बड़ा गढ़ा है। और मध्य प्रदेश और ग्वालियर तो भाजपा का ओरिजिन है, यहाँ से तो इस आइडियोलॉजी का जन्म हुआ है, जिसके कारण भाजपा इस मुकाम पर आज पहुंच पाई है। लेकिन जो ग्वालियर में मैं देखने चाह रहा हूँ, देखिए आप ग्वालियर चंबल संभाग की बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया तीसरे यूनियन मिनिस्टर हैं। माधवराव सिंधिया जी रहे हैं, नरेंद्र सिंह तोमर, और ये तो देखो एक चीज बताएं, यहाँ पार्टी से थोड़ा हट के सोचें कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ आ रहा है तो उसका जो लोगों में उत्साह है, जिनके वो फॉलोअर्स है, लेकिन उत्साह वो फॉलोअर तक सीमित हो रहा है।
लेकिन यहाँ पर ये चीज पक्की मैं बार बार कह रहा हूं कि भाजपा जिस स्टाइल में काम करती है कहीं ना कहीं वो स्टाइल भटकता हुआ दिख रहा है। एक चीज में धनोपिया जी और डॉक्टर वाजपेयी जी की बात से मैं बहुत प्रभावित हूँ। वाजपेयी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, जो जनता का इशू है, जो जनता का कंसर्न होना चाहिए हर एक पॉलिटिशियंस को, कि हाँ, धनोपिया जी की इस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि कोविड को फैलने न देना चाहिए। एक बहुत अच्छी बात, एक नेता दूसरी पार्टी का स्वीकार करता है दूसरी पार्टी को, ये अच्छा संदेश है आज की जनरेशन के लिए। लेकिन एक भी चीज और बताऊं कि जो कोविड की थर्ड वेव है, कोविड की जो थर्ड वेव है, उस थर्ड वेव से कोई पढ़ा लिखा आदमी जो जरा सा भी समझता है हेल्थ इश्यूज को, वो कभी इनकार नहीं कर सकता ये नहीं आएगी। तो ऐसे हालात में इतने बड़े कार्यक्रम होना कहीं ना कहीं जो पिछले बार हुए तभी तो ये चीज वहां तक पहुंची है, एक बात। दूसरी चीज मैं धनोपिया जी की बात को यहां थोड़ा सा कहना चाहूंगा। मैं जैसे ही उन्होंने कहा कि मैंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को बनाया, गढ़ा, बड़ा किया और वो उसका फायदा दूसरी पार्टी ले रही है, ऐसा माधवराव सिंधिया जी के साथ भी हुआ था। क्योंकि माधवराव सिंधिया जी ही स्टार्टेड हिज पॉलिटिक्स इन 1971 फ्रॉम गुना कॉन्स्टिट्यूंसी। ही कंटेस्टेड फर्स्ट इलेक्शन फ्रॉम जनसंघ जी। तो आपको बताऊं, जनसंघ से उन्होंने पहला चुनाव शुरू किया था और इसके बाद वो कांग्रेस में आए। तो जनसंघ या भाजपा भी तो कह सकते हैं कि माधवराव सिंधिया जी को मैंने गढ़ा था, मैंने बनाया था। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो फैमिली है वो कहीं ना कहीं भाजपा या जनसंघ की फाउंडर मेंबर रही है, इसलिए उनके तो रक्त में जनसंघ या भाजपा भरी पड़ी है। वो कांग्रेस में भले ही अपने पिता के कारण गए थे, लेकिन बाद में वो यहाँ आ गए हैं और आज जो हालात दिख रहे हैं। लेकिन जब किसी का 22 साल 20 साल का वक्त गुजर जाता है और उसके बाद कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में जाता है 18 साल बाद, तो कहीं ना कहीं वो चीज भूलने में वक्त लगता है शरद जी। और ऐसा ही शायद सिंधिया जी या उनके फॉलोअर्स में अभी प्योरली भाजपा ही बनने में मेरे ख्याल से टाइम लगेगा। भले ही वो प्रयास कर रहे हो, लेकिन उनको फॉलोअर्स में तो मुझे ना तो ग्वालियर में दिखता ना मध्य प्रदेश में दिखता है कि अभी पूर्णतः उन्होंने उसको ग्रहण कर लिया। बिल्कुल आपने सही कहा और आपकी इस बहुत बढ़िया विश्लेषण से मैं, माफ़ कीजिएगा, फिल्मों की तरफ चला ही जाता हूँ। ये कुछ फिल्मोनिया कुछ ज़्यादा ही हावी है, लेकिन मुझे कोई पुरानी फिल्म कौंध गई कि जिसमें वरिष्ठ पीढ़ी और कनिष्ठ पीढ़ी में संवाद हो रहा है और सिंधिया जी से पृथ्वीराज कपूर कह रहे हैं कि तुम्हारी रगों में खून तो जनसंघ का है, लेकिन बीते वर्षों में जिस पार्टी में रहे हो उस पार्टी की रीति नीति का प्रभाव भी है, लेकिन धीरे धीरे मूल तत्व की तरफ बढ़ चलोगे। डॉक्टर वाजपेयी, माफ कीजिएगा, हम एंकर्स नौटंकी में भी माहिर माने जाते हैं जी। नहीं, अच्छा है सर, आजकल तो परफॉर्मेंस का जमाना है, तो इसलिए कोई बुराई नहीं है। तो मैं तो स्वागत करूंगा इसको, क्योंकि अंत में दर्शक थोड़ा मुस्कुरा भी दे तो कोई उसमें बुराई नहीं होती जी। तो जानकारी तनाव का हिस्सा नहीं है, तनाव रहित भी हो सकती। तो मैं जो कहना चाहता हूँ, बिल्कुल आप लोगों ने बहुत अच्छी बात कही। भाई हम लोग ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि 18 साल जो सत्यप्रकाश जी ने कहा उन्होंने कांग्रेस में निकाले हैं, और 18 साल बाद जब उन्होंने निर्णय लिया भारतीय जनता पार्टी में आने का, तो वो निर्णय भी आसान नहीं रहा होगा शरद जी। देखिए, वो एक लिगेसी को लेकर चलने वाले, ही इज़ नॉट अ स्मॉल मैन। तो आप सोचिए, ये कोई रोजमर्रा का निर्णय नहीं है कि आज हम यहाँ कल वहाँ। तो आप मानकर चलिए कठिन निर्णय रहा होगा। और जब हम जानते हैं कि वे राहुल गांधी के मित्र भी रहे हैं, राहुल जी भी इस बात को स्वीकार करते हैं, तो ऐसे समय में और कठिन हो जाता है। आप सोचिए, जब दो भाई अलग होते हैं तो उनमें से एक व्यक्ति बहुत दुखी होता है। दुखी हालांकि दोनों होते हैं, पर एक जो अलग हो रहा का निर्णय लेता है वो आसानी से नहीं लेता है। तो जहाँ एक और उस दुख से निवृत्ति होनी है, वहीं दूसरी ओर नए घर में बसाहट होनी है शरद जी। और आप दोनों की प्रतिध्वनि मुझे बहुत अच्छी प्रतीत हो रही है कि हमारी दिशा ठीक है, और मान कर चलिए दशा बहुत अच्छी होगी। और 23 में जो मैं देख पा रहा हूँ, चाहे वो नरेंद्र सिंह तोमर जी हों, चाहे शिवराज सिंह चौहान जी हो, विष्णुदत्त शर्मा जी हों और सिंधिया जी हों, ये सब हमारा एक कैनवास ऑफ लीडरशिप के रूप में सत्यप्रकाश जी आप लोगों के बीच आएंगे और अपनी अपनी विशेषताओं के साथ में जन आकर्षण का केंद्र भी बनेंगे। दिशा और दशा कांग्रेस की भी अच्छी है सर, और तभी मध्य प्रदेश में हम नज़दीकी संघर्ष के साक्षी रहे हैं 2018 में। और आप भी, मैं आपकी विज्ञता से सुपरिचित हूँ डॉक्टर वाजपेयी, तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि अपना धर्म निभाते हुए आप भी ये मानते हैं कि लोकतंत्र में जब तक पक्ष और विपक्ष के बीच नज़दीकी मुकाबले होते रहेंगे और अनप्रिडिक्टेबिलिटी के पैमाने पे कि किस करवट बैठेगा ऊँट कोई नहीं जानता, तब तक ये लोकतंत्र अपनी स्वस्थ स्वरूप के साथ आगे बढ़ेगा। धनोपिया जी, कंक्लूडिंग कमेंट आपका। देखिए शरद जी, राजनीतिक परिस्थितियां जो हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को मैं समझता हूं दूर से,
बहुत बहुत ही रिवेंजफुल पार्टी है, किसी चीज की आसानी छोड़ती नहीं है, भूलती नहीं है। अभी आपने दमोह का चुनाव देख लिया था कि क्या हालात बने थे। मेरा ये आत्मविश्वास है, और मैं दावे के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन लग रहा है कि 2023 में इनमें जो मंत्री बने हैं, जो खरीदे गए लोग थे, आधे लोगों को टिकट नहीं मिलेंगे, आधे लोगों को टिकट मिल जाएंगे तो वो सब राहुल लोधी जयपुर दमोह वाले बन जाएंगे। चलिए, ये वक्त बताएगा आपका ये विश्लेषण का सिरा कितना सत्य होता है, लेकिन कंक्लूड करते हुए ये बात बिल्कुल सही है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो इवॉल्व कर रही है अपने को। डॉक्टर वाजपेयी ने जो बात की, क्योंकि हम कभी नहीं सोच सकते थे कि जनसंघ और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में बदली 1980 के बाद ये पार्टी कभी ऐसे मकाम पर आएगी जहां दूसरे दलों से, और वो भी मुख्य प्रतिद्वंदी दल कांग्रेस से आने वाले लोगों को इतना सर माथे बिठाया जाएगा। बोल लीजिए धनोपिया जी, बोल लीजिए। किसी ने बात सही है, विधायक खरीद के सरकार बनाने का तो सोचा ही, सपने में नहीं सोचा होगा किसी ने कि भाजपा ऐसा करेगी। नेचुरल करा है उन्होंने, उनका चरित्र सामने है। कांग्रेस के लोग भी हमारे देश की मिट्टी के हैं साहब, तो आप जैसे हो, तो सर लोकतंत्र में इतनी क्या घृणा एक दूसरे से, और खरीदारी पर किसी का एकाधिकार नहीं है सर। आपके इतिहास पर भी चलें, आपके इतिहास पर भी चलें, शादी ब्याह भी करते हैं हम एक दूसरे के यहाँ पर, ऐसा भी नहीं है, जब बिटिया दे देते हैं। बिल्कुल ठीक है, वैमनस्यता लोकतंत्र, वैमनस्यता नहीं, बिल्कुल सही। बोल लीजिए धनोपिया जी, सुन नहीं पाया हम आपको। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ, जो शुरुआत हुई है देश के अंदर लोकतंत्र हत्या करने की, चाहे कर्नाटक देखें चाहे मध्य प्रदेश देखें, सब जगह भाजपा ने शुरुआत की है। और भाजपा की शुरुआत है इस देश के संविधान के लिए, इस देश के लोकतंत्र के लिए बहुत लंबे समय के लिए अच्छी नहीं है। सर मुझे फिर एक ऐतिहासिक फिल्म याद आ रही है धनोपिया जी, और मुझे तो सारे पुलिस वाले एक जैसे नजर आते हैं, तो सारी पॉलिटिकल पार्टी एक जैसी है सर। धनोपिया जी ने ठीक कहा, हमारी एक शुरुआत है, विस्तार का क्रम है, पर दुखद एहसास यह है कि कांग्रेस का अंत है। डॉक्टर साहब, ये खरीदने का क्रम जो है, चलिए अब मैं आगे नहीं पढ़ा पाऊंगा, धन्यवाद धनोपिया जी। लेकिन ये डॉक्टर वाजपेयी का एक वाक्य मुझे भी याद रह गया कि जानकारी में तनाव ना हो तो और भी अच्छा। ये बड़ा अच्छा वाक्य है सर, बड़ा अच्छा कंस्ट्रक्ट किया हुआ पार्ट है कि जानकारी बिना तनाव के भी दी जा सकती है। और धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर वाजपेयी को, अच्छी बात कही है उन्होंने, जो अच्छी बात कहते हैं स्वागत करते हैं। वाह वाह वाह। चलिए, ये यहाँ सीमाएं टूटती हैं राजनीतिक दलों की, कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन। जब आप दोनों मुस्कुराते हैं, कांग्रेस और बीजेपी, तो समय लोकतंत्र भी झूमता है और कहता है ऐसे भी हो जाओ कभी कभी। बहुत धन्यवाद डॉक्टर वाजपेयी, धन्यवाद धनोपिया जी, धन्यवाद डॉक्टर सत्यप्रकाश, नमस्कार।